स्कोरिंग चैप्टर है, कोरिलेशन से कहीं ज्यादा स्कोरिंग। इंडेक्स नंबर्स, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आपके कोर्स में है कि नहीं है वो आपका अलग प्रेरोगेटिव है कि आपको याद करने की नहीं करनी, बट प्लीज मतलब व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स, यूसेज क्या है, उसके बाद ही तो इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, पर्पस ही डिफेक्ट हो जाएगा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सीधा चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो तो है क्या। इंडेक्स नंबर्स हम मतलब बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लिविंग का। लास्ट ईयर जो चीज 100 रुपए की थी आज कितने की है। इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स which is used by the government for various decisions। इन्फ्लेशन के बेसिस पे इतनी सारी चीजें डिपेंडेंट होती है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बैंक के रेट्स की, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो बैंक वालों को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। इन्फ्लेशन ज्यादा कब होगी, इन्फ्लेशन, आपने तो एक चैप्टर करा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइसेस कब बढ़ते हैं, किस सिनेरियो में माइशा, मार्केट में प्राइसेस कब बढ़ते हैं, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड है मार्केट में। तो अगर गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहे तो डिमांड को अटैक करना है ना, या तो सप्लाई को बढ़ा दो, और सप्लाई इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते तो डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करो। तो डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या बोला बैंक्स को कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, लेंडिंग रेट जो है ना लोन्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। तो अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे या चीप, कॉस्टली हो जाएंगे, तो कम लोन बोरो करोगे या ज्यादा, कम लोन बोरो करोगे तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी, यही वो चाहते थे। तो लेकिन उन्होंने क्या यूज करा, किस पे बेस करेंगे इतनी बड़ी डिसीजन जिससे आपकी इकोनॉमी हिल सकती है, इन्फ्लेशन पे। एंड इन्फ्लेशन is an index number, inflation is an index number, one of the index, मतलब there are various index numbers, but मैं कह रहा हूँ कि मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर। जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं सेंसेक्स, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं निफ्टी, वो भी इंडेक्स नंबर्स हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब theoretically they are the performance indicators of the economy। छोटी चीजें नहीं, छोटी चीजें नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें सब कैलकुलेट मतलब उस लेवल की कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बट इंडेक्स नंबर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो प्लीज थोड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है कि मतलब इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो, रियल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं ये। We are living in the fast changing economy. In dynamic economics, we see that there are continuous changes in the size of population, output, मतलब production of goods and services, income, money supply, price of commodities. Changes in the economy have their own impact on the level of economic activities, income and employment, general price level, so on. We know that most values change, and we are interested in knowing the extent of changes which have taken place in a particular period in comparison to the previous period। कि पॉपुलेशन बढ़ी तो कितने परसेंट से, जीडीपी बढ़ा तो कितने परसेंट से, ग्रोथ, तो हम एक कंपैरिजन हो रहा है, तो इंडेक्स नंबर हमेशा एक कंपैरिजन होगा विद अ पर्टिकुलर ईयर, जिसको हम आगे जाके सीखेंगे, इट इज कॉल्ड द बेस ईयर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी करेंगे एक्सटेंट ऑफ चेंजेस which have taken place in a particular period in comparison to a particular period। तो जैसे आप अभी का इस साल का निकाल रहे हो ग्रोथ रेट, in comparison to what, it can be in comparison to the previous year, it can be in comparison to another country, it can be in comparison to 2010, 11, 12, ठीक है ना। तो ऑलवेज कोई भी चेंज स्टडी होगा तो इट विल बी इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, कि उसके कंपैरिजन में अब क्या चेंज आया है। तो इंडेक्स नंबर क्या स्टडी कर रहा है, कीवर्ड हो गया आपके लिए एक्सटेंट ऑफ चेंजेस, एक्सटेंट ऑफ चेंजेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड
for a particular period in comparison to another period. For example, we may want to compare the average price level of different items of food in 22-23 with that it was in 11-12. सर 11-12 से क्यों कंपेयर करना चाहेंगे? वो अभी हमारा लेटेस्ट बेस ईयर चल रहा है। 11-12 हमारा बेस ईयर अभी चल रहा है, आगे आ जाएगी ये बात। Similarly, we may also be interested in comparing the changes in consumption, production, exports, imports. हमेशा आता है ना कि ग्रोथ देखने के लिए, अच्छा एक्सपोर्ट्स कितने % से बढ़ गए। इंपोर्ट्स बढ़ना अच्छी बात नहीं है। इंपोर्ट्स बढ़ना है तो मतलब हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, तो देखना चाहेंगे कि अगर इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब जो हमारे इकोनॉमी की डिमांड है डोमेस्टिकली फुलफिल नहीं हो पा रही है, तभी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कुछ चीजें जो यहाँ है ही नहीं, इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी। अभी जैसे कोल भी इंपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है, पावर प्रोड्यूस करनी है, तो डोमेस्टिकली उतनी सप्लाई है नहीं, तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। बट जैसे जैसे हमारे क्रिएट हो रहे हैं सोर्सेज या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो धीरे धीरे इंपोर्ट्स कम होंगे। टारगेट है 26 का, 2030 का कि कोल की इंपोर्ट्स 0 हो जाएं। तो टारगेट्स है ना, लेकिन कैसे टारगेट्स कैसे सेट होंगे? कोई डेटा होगा, डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन ली जाएगी कि इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम किया जाए। तो ये डेटा आपको डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स डिसीजन नहीं लेता, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने डेटा रख देता है एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल वे में, उसके बाद आप डिसीजन, स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिफरेंट एग्जांपल्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स। थ्योरी कोर्स में है या नहीं है? डेफिनेटली रीड वंस, डेफिनेटली रीड वंस, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा इंडेक्स नंबर है क्या। किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे इंडेक्स नंबर्स? कार्ली। It was Carli, an Italian statistician who constructed the first index number as early as 1764. वन मार्कर बन सकता है, to compare the prices of 1750 with that of 1500. तो उसने 1500 को क्या ले लिया अपने कंपैरिजन में? बेस ईयर। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है ना? कि 1500 ईयर 1500 में कोई चीज इतने की थी, 1750 में कितनी थी, तो कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो बेस ईयर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स? इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस in the magnitude of a group of related variables. So what are we measuring in index numbers? The changes, the extent of changes. In the words of Edgeworth, index number shows, definition के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, बाकी just read once. Magnitude which is not susceptible either of accurate measurement in itself or of direct valuation in practice. कह रहे बस एक इंडिकेटर है, ये नहीं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन है जी 8%, लेट अस अज्यूम इन्फ्लेशन है 8%। इसका मतलब क्या होता है? महंगाई 8% बढ़ गई। महंगाई 8, इन्फ्लेशन 8% है ना, तो जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल की 8% से महंगाई बढ़ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर एक चीज जो पहले 100 रुपए की थी अब वो 108 की हो गई। कोई हो सकता है 100 की 150 हो गई हो, कोई हो सकता है 100 की 90 हो गई हो। बहुत सारी कमोडिटीज को लेके एक एवरेज कैलकुलेट करी जाती है। तो कह रहे हैं ये कोई मतलब इतना कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, इट इज जस्ट एन इंडिकेटर, बस आपको एक आइडिया दे रहा है। इसीलिए फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग निकाला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर जो कमोडिटीज डिमांड कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग निकाला जाता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स अलग निकाला जाता है। कह रहे पर्पस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको कौन सी डिसीजन लेनी है, उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिवर्सल इंडेक्स नंबर है बस वो कैलकुलेट कर लो और कोई भी डिसीजन लेनी हो तो ले लो। नहीं जी नहीं, हर एक चीज के लिए अलग इंडेक्स नंबर होता। In the words of Croxton and Cowden, index numbers are the devices measuring the differences in the magnitude of a group of related variables. अब differences हो या changes हो, बात एक ही है। तो हमारे लिए यही है काम की बात। We are measuring the extent of changes between related variables.
रिलेटेड वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि वही तो मीनिंगफुल होगा कि भाई कंजम्पशन को कंजम्पशन से ही कंपेयर करो, तो ही एग्जैक्ट आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। आप कंजम्पशन को एक्सपेंड आप उससे प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हो, प्रोडक्शन की ग्रोथ प्रोडक्शन से कंपेयर करो, कंजम्पशन की कंजम्पशन से कंपेयर करो, इंपोर्ट की इंपोर्ट से करो, एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट से करो, फिर निकलने के बाद आप आपस में जो मर्जी कंपेयर करो। लेकिन अगर मुझे किसी की ग्रोथ स्टडी करनी है तो उसी से ही, तो पहले वो कितना था पिछले साल, उसी चीज की वैल्यू उसी से ही कंपेयर करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर्स मेजर द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मतलब करंट ईयर कितना था, प्रीवियस ईयर या बेस ईयर कितना है। ज्योग्राफिकल कंपैरिजन, कंपैरिजन में बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मे बी विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि हरियाणा में कितनी है प्रोडक्शन, पंजाब में कितनी है, हिमाचल में कितनी है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया में कितनी है, यूएस में कितनी है, एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपैरिजन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, इंट्रा फर्म भी हो सकता है, इंटर फर्म भी हो सकता है। The comparison may be between categories such as persons, schools, hospitals. It also measures the changes in the value of variables like just read, just read, just read. Example for better understanding of index numbers. Let us तो चलो मैं बोलता हूँ, इतनी सारी बातें हुई, सारी तो हुई भी नहीं, जितनी भी हुई उसमें इंडेक्स नंबर का क्या मतलब समझ आया आपको? इट इज अ इंडेक्स नंबर का मीनिंग पूछ रहा हूँ। इन्फ्लेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब मैं पूछ रहा हूँ एक जनरल, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है ना। आंखें बंद करो, सोचो क्या बातें हुई, इंडेक्स नंबर क्या है। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, बोलना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो सही डेफिनेशन बताइए मोस्टली। चलो, एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, लेट अस कंसीडर प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज, मिल्क एंड व्हीट, for the year 22-23 and compare it with reference to some previous year, say 11-12 इन। तो वाई 11-12 की क्या रेफरेंस है? ये अभी बेस ईयर चल रहा है, इसीलिए बार बार 11-12 को भी देखने को मिले ना। तो जो लेटेस्ट बेस ईयर अभी चल रहा है वो 11-12 है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार 11-12 से ही कंपेयर कर रहे होंगे, बट इन रियल लाइफ 11-12 इज द बेस ईयर। कि कोई भी कंपैरिजन करना है ना, तो 11-12 के बेसिस पे कर रही है गवर्नमेंट। In this case, 22-23 will be referred to as the current year and 11-12 will be referred to as the base year. Base year is a period of time that is used as a basis for comparing changes in prices or quantities. चेंजेस किसी भी चीज में मेजर किए जा सकते हैं, प्राइसेस में भी और क्वांटिटीज में भी। प्राइसेस मतलब प्राइस लेवल में क्या चेंज आया, क्वांटिटीज मतलब क्वांटिटी, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया यूनिट वाइज, कंजम्पशन में यूनिट वाइज कितना चेंज आया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेस ईयर is a year to which the current year figures are compared. What is a base year, how is it selected, ये सब अभी आएगा कि सर कैसे डिसाइड होगा कि 11-12 ही है। तो एक आइडिया अभी दे देता हूँ कि जिसमें सबसे कम फ्लक्चुएशन हुई हो, एक स्टेबल ईयर। जैसे 2020 तो कोविड हुआ था, तो उसके तो प्राइस लेवल्स बिल्कुल ही रैटिक होंगे ना, मतलब वो कोई स्टेबल ईयर तो था ही नहीं। टाइम ऑफ इमरजेंसी में तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं प्राइसेस, तो वो कभी भी वो बेस ईयर नहीं कंसिडर करना चाहिए। अब जैसे सोचो कि 2020 में आधे टाइम तो बिजनेसेस बंद ही थे, तो अब मैं 21 का अपना प्रॉफिट ना कंपेयर कर रहा हूँ 2020 से, तो क्या ट्रू फिगर आएगा कि मेरी ना 80% ग्रोथ हुई है? क्या वो ट्रू फिगर है? अरे भाई साहब, पिछले साल तो बंद थे सारे काम, तो उस टाइम तो क्या ही कमाया होगा। उस टाइम आपने कमाया 50,000 रुपये, अब आपने कमाए 5 लाख रुपए। 1000% जंप हो गई। तो वो कोई ट्रू इंडिकेटर नहीं होते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको ग्रोथ चेक करनी है, कंपैरिजन करना है, तो एक बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर का आइडिया समझ आया, कि जिससे कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली चेंज आया कितना है। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कि पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 50,000। पहले 50,000 थी वो चीज, अब 40,000 हो गई, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है, -10,000। एक्चुअल वैल्यू का जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज। It refers to the simple difference in the two values over a period of time. If the price of milk
पर लीटर हैज इंक्रीज फ्रॉम 25 रुपीज पर लीटर था 11-12 में, और 50 रुपए हो गया है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? 25 रुपए पर लीटर। कोई भी डाउट? एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट चेंज क्या है? रिलेटिव चेंज। इंडेक्स नंबर स्टडी करते हैं रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज, इट एक्सप्रेसेस द एब्सोल्यूट चेंज एज अ परसेंटेज। इट एक्सप्रेसेस द एब्सोल्यूट चेंज एज अ परसेंटेज। करेक्ट। 25 से 50 हो गया वो तो ठीक है। तो ऐसे तो आप सोचो कि मिल्क 25 से 50 हो गया, लेकिन जो दूसरी चीज थी वो 14 से 21 हो गई, तो 7 रुपए हो गया। तो ये 7 रुपए बढ़ गया, वो 25 रुपए बढ़ गया, वो 50,000 से 60,000 हो गया, 10,000 रुपए बढ़ गया। सोचो कोई चीज तब 50,000 की थी, अब 60,000 की हो गई, 60,000 की हो गई, 10,000 से बढ़ गई। और मिल्क 25 से वैसे 25 रुपए बढ़ा है, तो कौन सी चीज ज्यादा बढ़ी है? 10,000 वाली। यस और नो? बी लाउड एंड क्लियर। नो। मतलब कितना ऑब्वियस था वो, नो। वाई? तो इसीलिए कह रहा है एब्सोल्यूट चेंज इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, तो एब्सोल्यूट चेंजेस अगर हम रखेंगे तो ये एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि 10,000 अपने आप में तो बहुत बड़ा फिगर लग रहा है ना, कि वो 10,000 से बड़ा है, वो 25 रुपए से बड़ा है। कह रहे वो 25 रुपए का था, वो 25 रुपए से बढ़ गया, 100% इंक्रीज हुआ है प्राइस। वो 50,000 रुपए का था ऑलरेडी, अब वो 10,000 से बढ़ के 60,000 का हो गया है, तो उसमें तो सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ है। तो कौन सी चीज ज्यादा बढ़ी है? समझ आई बात? तो एब्सोल्यूट चेंज मीनिंगलेस है। एब्सोल्यूट चेंज मीनिंगलेस है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कह रहा है एब्सोल्यूट चेंजेस के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन किसके बेसिस पे ले पाओगे? रिलेटिव चेंजेस। इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है? रिलेटिव चेंजेस। बट वो यूज करेगा ना एब्सोल्यूट चेंज को ही, तो एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस कर रहा है। सेम चीज कह रहा है, अब जो मिल्क है, इन केस ऑफ मिल्क 100% इंक्रीज हो गया, 25 से 50, 25 रुपए हो गया ना, एब्सोल्यूट चेंज 25 रुपए। पहले क्या वैल्यू थी? 25 रुपए। तो 100% इंक्रीज, और वो 7 रुपीज बढ़ा है। पहले कितना था? 14। तो 7 14 का क्या होता है? 50%। तो दूसरी चीज बढ़ी है 50%। समझ आया रिलेटिव चेंज? थ्योरी, थ्योरी जस्ट रीड वंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंडेक्स नंबर्स, ओनली रिलेटिव चेंजेस आर कंसिडर्ड, एवरेज इज कंसिडर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन आया 8%, तो वो एक ऑन एन एवरेज है, वो एक ऑन एन एवरेज है। ऐसा नहीं कि अब हर चीज 8% ही बढ़ी होगी, तो वो सारी वैल्यूज की एक एवरेज होती है इंडेक्स नंबर। जस्ट रीड वंस, मतलब बट प्लीज आप समझ आ रहे हैं ना कि क्यों थ्योरी थोड़ा सा सुनना जरूरी है इन बेसिक चीजों के लिए। आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन आए ना आए, मतलब हाफ एन आवर थ्योरी को डिवोट कर देना। बेस ईयर इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रू आउट इंडेक्स नंबर, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बेस ईयर क्या है। Base year is the reference date from which an index number is calculated. Presently, 11-12 is taken as the base year in India. The base year may be changed to reflect any changes over time in the composition of items making. ऐसा नहीं कि वो freeze हो गया जी, नहीं अब तो जब तक दुनिया चलेगी तब तक नहीं. It keeps changing from time to time. Features of index numbers, just read. Just read. जो काम की बात है मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? Index numbers are expressed in percentages, measure the effect of changes in relation to time or place. Index numbers measures not capable of direct measurement. Comparison ही होगा वो एक। Problems important है, बट ये भी रीड ही करना है अपने सारा का सारा ना। ये मतलब जैसे था कि लॉजिक वाइज इंपॉर्टेंट है। कह रहे पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर अगर क्लियर नहीं है ना, कि आप कौन से डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इंडेक्स नंबर कह रहे इंडेक्स नंबर तो बहुत सारे हैं, आपको क्या काम है? There is no all-purpose index. Every index has a limited and specific use or purpose. So first step in the construction of index number is to carefully define and decide the purpose or objective of its construction. For example, if the aim is to study the impact of change in the prices on purchasing power of people, कह रहे हैं आपको स्टडी करनी है कि कह रहे जो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन होती जा रही है, इस पे परचेजिंग पावर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, परचेजिंग पावर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो कह रहे फिर उसके लिए आप कैलकुलेट करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कह रहे जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है,
कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कह रहे उसके लिए आप देखो स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी देखो, वो एक इंडेक्स नंबर है। कह रहे अच्छा, और जो होलसेल कमोडिटीज हैं वो, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आप होलसेल में सामान नहीं ले रहे, आप रिटेलर माने जाते हो। आप मतलब रिटेलर भी क्या मतलब, रिटेल शॉप से सामान लोगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स अलग हो गया। पॉइंट, देयर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कि अपने कुछ डाउट क्लियर करने के लिए कह रहा है बेस ईयर, बेस ईयर, बेस ईयर क्या है, ये बेस ईयर कैसे डिसाइड होगा, ये बेस ईयर, सिर्फ उसको दूर करने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी होता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए। अंडर इंडेक्स नंबर्स कंपैरिजन इज टू बी मेड, हो क्या रहा है, सारा कंपैरिजन ही तो हो रहा है एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ। तो एक तो हो गया हमारा जो अभी हमारा चल रहा है करंट पीरियड, तो करंट पीरियड जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे आप चेंज दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेस ईयर। For this, some point of reference is needed. The point of reference is known as the base year. Base year is a period of time that is used as a basis for comparing changes in prices or quantities in a given period. No matter what period of time is used as base period, the value of the index number for this period is always taken as 100. एंजल खड़े हो जाओ बेटा प्लीज। कह रहे आप बेस ईयर कौन सा चूज कर रहे हो, मतलब ध्यान से सुनना, आप बेस ईयर प्रीवियस ईयर को ले रहे हो, आप बेस ईयर 11-12 को ले रहे हो, आप बेस ईयर कोई भी ले रहे हो, कह रहे वो ना 100 ही माना जाएगा। कह रहे मतलब, ध्यान से सुनना, मिल्क 25 का था, अब 50 का हो गया, इंडेक्स नंबर्स के टर्म्स में पता क्या आएगा वो 200, इंडेक्स नंबर्स के टर्म में आएगा वो 200, 25-50 नहीं आएगा। कह रहा क्यों, कोई चीज, चलो एक हो गया, मैंने बोला मिल्क का क्या आएगा 200 आएगा, वीट 14 से 21 हो गया, तो 14 को मान लो 100, 14 को मान लो 100, बेस ईयर को मान लो 100, वीट कितने परसेंट से बढ़ा था 50% से, तो वीट का इंडेक्स नंबर आएगा 150, इंडेक्स नंबर क्या आएगा 150। तो जब मैं बोलूँ ना किसी चीज का इंडेक्स नंबर 120 है, इसका मतलब होता है वो 20% से बढ़ गया है। किसी चीज का इंडेक्स नंबर 108 है, इसका मतलब वो 8% से बढ़ गया है। तो इंडेक्स नंबर ऐसे रेफर किया जाता है। तो 108 बोल रहा हूँ इंडेक्स नंबर, और फिर बोल रहा हूँ 8% से बढ़ गया, तो मतलब पहले कितना होगा 100। तो बेस ईयर की जो भी वैल्यू है उसको 100 ही माना जाता है। कह रहा है फिर तो सारे 100 हो गए, हो तो गए, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो तो उसके बेसिस पे होगी ना। अब जैसे मिल्क भी 100 था, वीट भी 100 था, लेकिन अगर मिल्क 25 से 50 हुआ है, अगर 100 होता तो कितना होता 200। वीट 14 से 21 हुआ है, अगर 100 होता तो कितना होता 150। तो वो एक कन्वीनियंस से, एक इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 के टर्म्स में बात होती है, ताकि कोई बोले यार इंडेक्स नंबर ना 140 है, तो मतलब जो चीज उस टाइम पे 100 रुपए की थी, इस टाइम पे 140 की है, ऐसे रीड किया जाता है, ऐसे रीड किया जाता है। तो ये समझ आ गया ना, नो मैटर व्हाट द बेस पीरियड इज, बेस वैल्यू विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज 100। द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस पीरियड प्राइमरीली, अब ये चीज डिस्कस करना चाहता था, किस चीज पे डिपेंड करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे बेस ईयर क्या है। द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस पीरियड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव पर्पस, क्या इंडेक्स नंबर्स का, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग द बेस पीरियड। द फॉलोइंग पॉइंट्स में गाइड, द बेस पीरियड शुड बी अ नॉर्मल वन। कह रहे वो पीरियड ना नॉर्मल होना चाहिए, सर नॉर्मल सारी नॉर्मल होते हैं, तो अभी बताते ना कैसे नॉर्मल नहीं होते। जो ईयर ऑफ इलेक्शंस है वो नॉर्मल ईयर नहीं माना जाता, किसी टाइम पे कोई कलामिटी हो गई, नेचुरल कलामिटी, वो नॉर्मल ईयर नहीं माना जाता। कोविड-19 जब हुआ था तो वो नॉर्मल ईयर नहीं है। तो नॉर्मल ईयर इज वन विच इज डिवॉइड ऑफ सिवियर फ्लक्चुएशंस। सर ऐसे भी नॉर्मल साल भी होते हैं, हम तो जब से ऐसा लग रहा है जब से पैदा हुए हैं हर साल कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा है, आते हैं बीच बीच में नॉर्मल ईयर्स भी आते हैं। द बेस पीरियड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ abnormalities, एंड सर लास्ट 11-12 में आया था, तब तो पता नहीं हम
होश में भी नहीं थे, होश में तो आधे लोग अभी भी नहीं है। हाँ बेटा, नींद खुल रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं, इट्स ओके, नहीं इट्स ह्यूमन, स्लीपिंग इज नॉर्मल। फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ abnormalities एंड irregular फ्लक्चुएशन, लाइक कोई वॉर तो नहीं हुई, ये सर हर साल हो रही है। फ्लड्स तो नहीं आए, ये भी आ रहे हैं। फेमाइन्स ये थोड़े कम होते जा रहे हैं, फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया, ठीक है ना, अब पढ़ रहे हैं ये भी अभी, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। अर्थक्वेक सर ये तो आते ही रहते हैं। तो ऐसा कौन सा साल है जब इसमें कुछ भी नहीं हुआ? होते होते इकोनॉमिक बूम्स, अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन कितनी हुई, ठीक है ना। फोर रिचर स्केल, फाइव रिचर स्केल आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इन द सेंस कि उसका इम्पैक्ट कितना आया इकोनॉमी पे। तो अगर नहीं आया फिर नॉर्मल मानी जाएगी वो चीज, ठीक है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, बस थियोरेटिकली इसलिए डिस्कस कर रहा था कि कैसे डिसाइड होगा बेस ईयर कौन सा है। बेस ईयर ऐसा होता है जो नॉर्मल हो, जिसमें कम से कम ऐसी अब नॉर्मल इवेंट्स हुए हों। द डिफरेंस बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर शुड नॉट बी टू लार्ज, सिंस मतलब वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो हो सकता है डिफरेंस ज्यादा। अरे वो साल की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम 1750 को कंपेयर कर रहे हो 1500 से, जो कार्ली ने किया था। ऐसा उसने इंट्रोड्यूस करे इंडेक्स नंबर और उसी की गलती बता रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब खुद सोचो ना, 250 साल में तो चेंज आएगा ही आएगा। ये थोड़ी ना, मतलब अब आप 2024 को कंपेयर कर रहे हो 1984 से, ऑब्वियसली जो चीज 1 रुपए की थी अब 100 रुपए की हो गई होगी। जब हम तुम्हारे जितने थे तो हम ऐसे 1 रुपए में इतना कुछ ले लेते थे, अरे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तब अलग सीन था, अभी अलग सीन है। तो वही कह रहे हैं कंपेयर करना भी है ना, तो ज्यादा पीछे मत जाया करो। 11 12 भी कम पीछे नहीं है, बट फिर भी अभी बेस ईयर चल रहा है, उनको और कोई अभी तक स्टेबल ईयर मिला नहीं, तो कर देंगे चेंज। ये कह रहे हैं इस पॉइंट में कि जो गैप है ना करेंट ईयर और जो बेस ईयर है, उसमें ज्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा गैप होगा तो ऑब्वियसली चेंजेस तो ड्रास्टिक होंगे ही होंगे, वो आपको डिसीजन लेने में ज्यादा कोई हेल्प नहीं करने वाले। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज, पैटर्न ही चेंज हो जाता है डिमांड का। सिंस इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, आपका पर्पस है डिसीजन लेना एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म करना, तो दे आर ऑफन अ मैटर ऑफ शॉर्ट पीरियड। वी शुड नॉट सिलेक्ट अ बेस दैट इज टू डिस्टेंट इन द पास्ट। तो 11 12 इज नॉट टू डिस्टेंट इन द पास्ट फॉर सच डिसीजंस। Availability of statistical data. Base year should be a year for which reliable statistical data is available. Fixed base or chain base. While selecting the base year, choice has to be made between a fixed base and a chain base. Fixed base होता है साल कोई भी हो, बेस ईयर 11 12, चाहे आप 18 का कर रहे हो, 19 का कर रहे हो, 20 का कर रहे हो, बेस ईयर कौन सा है 11 12, तो वो हो गई फिक्स्ड बेस। चेन बेस होता है 12 13 का 11 12, 13 14 का 12 13, करेंट ईयर का उसका प्रीवियस ईयर, तो वो चेन बेस हो जाता है। कह रहे जब भी आपको अपना कंपैरिजन करना हो ना अपने, तो जो कंपनीज करती हैं वो चेन बेस मेथड फॉलो कर रही होती है, कि अपनी अगर ग्रोथ कैलकुलेट कर रही है वो, कि हमारा नेट प्रॉफिट वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर कितना बड़ा, वो चेन बेस मेथड है, कि वो हर साल जो ग्रोथ बता रही है वो प्रीवियस ईयर के टर्म्स में बता रही है, तो होता है चेन बेस। स्टैटिस्टिकल जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही हैं वो फिक्स्ड बेस मेथड के बेसिस पे बन रही हैं, ओके। In fixed base method the period of comparison is kept fixed, the period of comparison is kept fixed, ठीक है। In chain based method it changes compared with the previous, ठीक है। The selection depends on the purpose of index number, chain based method, ठीक है। चेन बेस मेथड ज्यादा रेलेवेंट है ना, कि भैया जो अभी चल रहा है उससे कंपेयर करो ना, क्या 10 साल पुरानी बातें कर रहे हो, बट ठीक है, रूल्स आर रूल्स, यू कैन नॉट बेंड और अमेंड देम। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज, कह रहे कैसे डिसाइड करोगे कितनी कमोडिटीज का आपका, मतलब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, एज अ कंज्यूमर तो आप 100 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो, कोई 20 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, तो कैसे डिसाइड होगा कितनी कमोडिटीज पे हम वो वैल्यू करें और कितने कमोडिटीज के बेसिस पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। कह रहे ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड शुड बी डिटरमिन्ड बाय द पर्पस। कह रहे क्या पर्पस क्या है आपका, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी द फॉलोइंग
द कमोडिटी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्ट, कह रहे वो चूज करो जो रिप्रेजेंट कर सके। द टोटल नंबर शुड नीदर बी टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। क्वेश्चन पता है क्या होगा कि जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए कितनी कमोडिटीज ले, जैसे हमने मिल्क और व्हीट लिया, कह रहे बस यही थोड़ी ना कंज्यूम करते हैं, और भी तो चीजें होंगी, कह रहे हाँ बिल्कुल है, कह रहे लेकिन सारी लेना पॉसिबल नहीं है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है ना वही हम कंसिडर करेंगे इंडेक्स नंबर में। तो जो नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं वो ना ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ना ही बहुत बस। बाकी रीड तो काम की बात जो मुझे डिस्कस करनी थी ना यार, मुझे बेस ईयर का इंडिकेशन मतलब एक कुछ रेफरेंस देना था कि बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आती रहेगी। ये जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, बट टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वैसी वाली है कि एक बार रीड कर लिया, अच्छा 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 अब समझ आ गया, अब आके बढ़ जाओ। बिल्कुल हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग वाला नहीं कर सकते यार, मतलब मेरे बस की अभी भी नहीं है, चाहे 4 दिन बाद पेपर हो, नहीं कुछ एक मतलब तो बताओ, इंडेक्स नंबर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, बस रीड कर लो। कुछ ना कर रहे हो तब रीड कर लो। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, जस्ट रीड वंस, ये अभी कवर हो जाएंगे, ये भी आ जाएंगे कि 3 टाइप के इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। कुछ नहीं, ये सब अभी आ जाएगा। मैंने बस आपको क्या बताया, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स बस, और बेस ईयर का मीनिंग, और सम पॉइंट्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। कुछ नहीं बताया ज्यादा, तो इसमें से ऐसा नहीं कि मुझे ये भी याद करना है, वो सब 20 पेजेस की थ्योरी नहीं। समझो इस बात को कि आपको ये सब याद नहीं करना, ठीक है ना, कोई डाउट?